अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मलिक मोहम्मद शहजादा। आप देख रहे हैं माइंडफुल रिफ्लेक्शन पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमेशा हमारी वीडियोस में तो आते रहते हैं। तो मलिक अब्दुल गफ़ार साहब आजकल रावियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह। तो मलिक साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक शहजाद भाई, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। इतना ज़्यादा बिजी रूटीन में आप होते हैं तो इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम शहजाद भाई। अच्छा, आज आप हमारे गेस्ट हैं तो हम आपसे चंद सवालात कर सकते हैं। ये माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उस्ताद भी रह चुके हैं कुछ चीज़ों में। तो एज अ टीचर या एज अ मेंटोर, मतलब मैं इनको जो भी अलकाबात से नवाजूं, तो इनसे मैं चंद एक गुजारिशात करूंगा कि हमें भी अपने जो कैरियर है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें इन्फॉर्म करें और आजकल आपकी जो रूटीन है उससे हमें थोड़ा सा आगाह करें। तो एज अ मतलब कज़न भी हैं मेरे, बहुत ही अच्छे, एज अ फ्रेंड भी हैं। तो जितना ज़्यादा इनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। तो आज हमारे इसमें मतलब स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं तो इनका बहुत शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, ये आप हमें बताएंगे कि आज अपना एजुकेशन कैरियर कि आपने मैट्रिक कहाँ से की और उसके बाद आप FSC में किस तरह इन हुए और बाकी। जी शहजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजुकेशनल कैरियर तो है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी उम्र जो है वो 34 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एजुकेशनल कैरियर मैंने अपना डॉन पब्लिक स्कूल सनावा से स्टार्ट किया, जो कि एक सनावा का बहुत ही मारूफ और बड़ा इदारा है। डॉन पब्लिक स्कूल सनावा आज भी अपने पूरे शाइनिंग के साथ वो इदारा जो है ना तालीम देने के लिए रवां दवा है माशाल्लाह। इस वक्त तो उन्होंने पैफ के साथ अपनी अटैचमेंट कर ली है। तो मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन 8th क्लास तक मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट की है माशाल्लाह। उसके बाद मैं मैट्रिक और FSC के लिए सुपीरियर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरगढ़ की तरफ मैंने मूव किया है। अच्छा, वहाँ से मैंने मैट्रिक की है और ICS में मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया है माशाल्लाह जी। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की है। 2006 से 2010 तक मेरा सेशन है वहाँ पे। अप्लाइड साइंसेस में मैंने ग्रेजुएशन। तो ये मलिक साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अचानक मतलब आर्ट से फिर साइंस में या साइंस से आर्ट्स में, ये क्या सीन हुआ इसका? कोई मैंने मैट्रिक क्लास भी अपने साइंस में सब्जेक्ट में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में एंटर किया है। तो कंप्यूटर ICS भी एक साइंस की फील्ड है, लेकिन उसमें आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन इस तरह का होता है कि आप कंप्यूटर मैथ फिज़िक्स या फिर कंप्यूटर और सोशियोलॉजी और इस तरह मैथ अटैच कर सकते हैं। तो ये कम्बिनेशन होता है। उसके बाद फिर अप्लाइड साइंसेज में अनफॉर्चुनेटली शहजाद भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी अपना लोकेलिटी में या सोसाइटी में ये एक फुकदान है, ये एक कमी है बहुत ज़्यादा कि हम मैट्रिक से पहले अपना ये फ्यूचर डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में, अब हम उस वक्त मेरी मैट्रिक 2004 की है, तो ये प्रॉब्लम जो है इस वक्त भी अपना वैसे ही है। बहुत सारे लोगों से हम कंसल्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। ये इसको मेरे ख्याल में ओवरकम करने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, या ऑलरेडी जो घरों में लोग हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें माइंडली तौर पे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, पीछे आपने साइंस में किया होता है आगे आप आर्ट्स में जा रहे होते हैं, या पीछे आपने आर्ट्स किया होता है आगे आप साइंस में चले जाते हैं। तो उसका कम्बिनेशन सही नहीं बनता और मुश्किलात पैदा होती हैं। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी। तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। मैं अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले 1-2 ग्रेजुएट है ना, मैं उनमें से हूँ। तो हमें भी माशाल्लाह इन्होंने इनकी ही गाइडलाइन थी और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन करके खुद भी बैठे हैं। तो इनकी वो है, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे है, मतलब इनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था हमारी फैमिली में, मतलब कि आपने किस ट्रैक पे चलना है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पेरेंट्स जो है ना वो गाइड तो करते थे, कहते थे कि पढ़ें। उन्होंने हमारे हर तरह के रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़ किए हैं। वो तो हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया है जी, उन्होंने पढ़ाया है हमें। तो मैं उनका भी ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का, अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन जो एक प्रॉपर टेक्निकल गाइडलाइन होती है ना, वो नहीं मिल सकी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मलिक साहब, ये आज आप स्कूल के साथ अटैच है, रावियन पब्लिक स्कूल का नाम पूरे मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि
कहाँ तक आपने स्कूल स्टार्ट किया और कितने ईयर्स हो गए आपको इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाद भाई, मैंने 2019 में ये स्कूल को स्टार्ट किया था। ये स्कूल हमारा प्ले ग्रुप क्लास से 8th क्लास तक जो है ना वो रन कर रहा हूँ मैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस स्ट्रेंथ है हमारे पास माशाअल्लाह जी। अब एडमिशन्स तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि क्वालिटी मेंटेन किया जाए, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। क्वांटिटी तो अब आप 1000 पे चले जाएं, लेकिन उसमें आप मैनेज सही तरीके से ना कर सकें, या मैनेजमेंट का तो ये कहना है, मैनेजमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब क्लास में अगर 20 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो दूसरी तरफ 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो उस 50 बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है, 20 बच्चों को मैनेज करना आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारा हमारा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, हमें स्टाफ भी बहुत अच्छे, अपना क्वालिफाइड स्टाफ है सारा। अब 1 क्लास से ऑनवर्ड 1 क्लास तक तो होम टीचर ही बच्चों को पढ़ाती हैं। उसके बाद आगे जो है वो 2 क्लास से ऑनवर्ड 8th क्लास तक हमने बच्चों के पीरियड्स रखे हुए हैं माशाअल्लाह। अब 2 क्लास के बच्चे की इंग्लिश, अब आप सिलेबस उठा के देखें तो हमने तो उस वक्त जो है उर्दू मीडियम में हमने पढ़ा था, लेकिन आजकल का जो सिलेबस है वो काफ़ी मुश्किल है, टफ है सिलेबस। उसमें प्रोनाउंसिएशन के मसाइल हैं बच्चों को, इसके अलावा बच्चों को समझने मुश्किल होती है। मेरे ख्याल में एक ग्रेजुएट लेवल का स्टाफ या क्वालिफाइड स्टाफ जो है ना वो उसके बगैर बच्चा नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल सीनियर स्टाफ का होना लाजमी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टाफ जो है वो स्टार्ट से ही सारे लोग क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट ग्रोथ मतलब जा रहा है हमारा। तो अब आपका जो रिसेंटली आपकी परमानेंट टर्म भी तो होती होगी, तो उसमें आपका क्या एवरेज रिजल्ट है, कितने परसेंटेज एवरेज आई है? आज ही हमने रिजल्ट अनाउंस किया है, आज छुट्टियां भी दी हैं बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से। जो शेड्यूल था छुट्टियों का 1 जून से 6 जून से लेकर 20 अगस्त तक। वैसे मौसम तो नहीं है छुट्टियों का, मेरे ख्याल में ईद तक इस को पीरियड को लेके जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि हर रोज़ आए रोज़ मौसम ठंडा होता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बारिशें भी हो रही हैं। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल मौसम जो है वो रिवर्स हो रहा है। बिल्कुल। तो अब पहले ज़माने में गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो होती थी, लोग पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और बिजली नहीं होती थी इदारों के अंदर, स्कूलों के अंदर। उस वक्त तो प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट भी नहीं होता था जब ये रोज़ बने थे कि 3 मंथ की छुट्टियाँ होनी चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में बच्चे गाड़ी में आते हैं, एसी गाड़ी में आते हैं, और स्कूल में भी जो है ना अच्छा इन्वायरमेंट होता है, फिर घर में चले जाते हैं वहाँ पे भी एसी है। बिल्कुल। तो छुट्टियां को कम्युनिकेशन के सोर्सेज भी तो बढ़ गए हैं ना, मतलब बिल्कुल ऐसे एक बात को आपको मतलब कन्वे करने में मुख्तलिफ वे ऑफ मेथड से हम कन्वे कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, उस तरह भी स्टडी हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन की बजाय फिजिकल क्लासेज हों तो उसमें बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बिल्कुल। बाकी टर्म जो है वो हमने ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 90% है एवरेज रिज़ल्ट। हाँ जी, कोई 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने अपना 60% से नीचे उनके मार्क्स हैं, लेकिन एवरेज रिज़ल्ट जो है वो 85% टू 85% टू 90% आया। अच्छा, ये आप मतलब स्कूल को रन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके तो मसाइल भी तो काफ़ी ज़्यादा हैं। हम मतलब घर में देखते हैं कि एक बच्चा भी हो तो उसके भी इतना ज़्यादा उसको काफ़ी सारे पेरेंट्स मैनेज करना, काफ़ी सारे पेरेंट्स आके ये बातें बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपकी हिम्मत है, आप बच्चों को संभालते हैं, और वाकई हमें भी लगता है। असल में साथ भी ये इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट का। जो इन्वायरमेंट स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा होता है, वो बच्चों को प्रोवाइड जितना मर्जी आप कोशिश कर ले, वो इन्वायरमेंट बच्चों को आप घर में नहीं दे सकते। बिल्कुल। एक इंडिविजुअल एफर्ट तो हो रही होती है पेरेंट्स की, लेकिन जो एफर्ट स्कूल में कलेक्टिव हो रही होती है बच्चों की प्रोग्रेस पे, बच्चे एक दूसरे को देख के भी कंपटीशन हो रहा होता है, हर बात में, बोलने में, लिखने में, सीखने में, हर बात में। तो इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं। अब शरारतें तो नो डाउट, बच्चा छोटा बच्चा, उसको कितना बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, उनको कितना समझा लें, और फिर 5 मिनट बाद उसकी सिचुएशन वैसी होती है। अब इन चीज़ों को बेयर करना होता है। अब बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, अब बड़े बच्चे तो मैच्योर होते हैं, छोटे बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा मसला होता है, टीचर सख्ती भी करते हैं, सम टाइम पनिश भी करते हैं। अच्छा, तो ये जो टीचर पनिश करते हैं जैसे आपने कहा, तो पेरेंट्स की तरफ से रिएक्शन भी तो आता होगा कि? बिल्कुल आते हैं पेरेंट्स की तरफ से। अब टीचर एक जो एरोगेंस है ना, गुस्सा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल। सम टाइम बच्चा इतना ज़्यादा टीचर्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं बच्चे, कभी किधर जा रहे हैं, कभी पानी जा रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, अब उनको रोक भी नहीं सकते। तो कभी सम टाइम क्लास में इतना एक मतलब उन्होंने इन्वायरमेंट जो है ना वो नॉइजली शोर कर रहे होते हैं, तो टीचर जो है ना एग्जैजरेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर 2-4 थप्पड़ लग भी जाते हैं बच्चे को।
तो उसमें कंप्लेंट्स भी आ जाते हैं। तो जब बिल्कुल। हम जो है ना वो अर्ली एजुकेशन थी, जब हम स्कूल में पढ़े हैं, तो उस वक्त तो टीचर जो है वो स्टिक के साथ हमें ठीक किया करते थे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती थी। तो आजकल तो बिल्कुल। पेरेंट्स जो है ना बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देते। वही मैं देख रहा हूँ मैं ना समझता हूँ कि बच्चों को अगर उनकी अच्छी स्टडी हमने करवानी है तो पैरेलल लेके चलें, बिल्कुल प्यार भी हो और सख्ती भी हो, सख्ती भी ताकि हो। बच्चे को ये फील ना हो कि मुझे प्यार में, तो लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर ज़्यादा पनिश करेंगे तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। बच्चे को जहाँ पे टोकना है रोकना है उसको रोकें टोकें, और उसके बाद जब उसको प्यार देना उसको बुला के प्यार भी दें, उसके लिए क्लास में क्लैपिंग भी, वो दोनों माहौल में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, वो उसमें ठीक भी रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं, आपने मतलब अब छुट्टियां दे दी हैं, तो इसमें आपने बच्चों को समर के लिए क्या समर पैक दिया है, या मतलब आप उनको क्या? छोटी क्लासेस तक तो समर पैक दिया जा सकता है, आपको प्रेप क्लास, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप। ऊपर वाली क्लासेस में भी मोस्टली स्कूल जो है वो समर पैक दे देते हैं, लेकिन अब मार्च में अगर सेशन शुरू हुआ है तो अब जून तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा 30% सिलेबस अपना कवर कर लिया। बिल्कुल। तो जो समर पैक आता है कंपनीज की तरफ से, पब्लिशर्स की तरफ से, वो पूरी बुक का बना हुआ होता है, पूरी बुक का। हाँ जी, वो फॉर्मेलिटी होती है। अब बच्चे ने एक चीज़ हम मैथ के सब्जेक्ट कर लेते हैं, बच्चे ने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, तो हम उसको कैसे वो बच्चा करेगा? हम बच्चे ने 30% पढ़ा है, वो 100% का है। बिल्कुल ऐसे है। तो जो अपना बड़ी क्लासेस का जो होमवर्क होता है वो उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने सिलेबस कर लिया है, अब जैसे हमने टर्म लिया उसमें जो बच्चे की मिस्टेक थी, जो कमी बेशी थी, वो बच्चा अपने घर पे जाके रिमूव करेगा, दोबारा मेहनत करेगा, और साथ साथ उसी जो हमने बच्चों के पेपर लिए हैं उसी का फिर होमवर्क दिया दोबारा, ताकि बच्चे बिजी भी रहें और चीज़ें बच्चों को याद भी हों, रिकॉल होती है, और फिर बाद में जब आए तो नए सिरे से मतलब एक सफ़ेद कागज़ की तरह ना हो। अच्छा मलिक साहब, ये आप हमें बताएं कि थोड़ा सा कि बच्चों के हैंड राइटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, इस पर आपने क्या अपने स्कूल में कोई अलग से मतलब टीचर रखी हुई है या? जी शायद भाई, आपने बहुत वैलिड पॉइंट आपने नोट करवाया है। आजकल बहुत ज़्यादा मसला है हैंड राइटिंग का। एक तो लोगों का माइंड सेटअप ये है कि जी बड़ी क्लासेस में लिखना तो होता नहीं है, बस जस्ट जो है ना वो पेपर टिक करने होते हैं, MCQs टाइप होते हैं। आजकल तो मतलब ये विद इन मतलब आप ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। वो एक मैं डॉक्यूमेंट्री एक क्लिप देख रहा था मैं, उसमें उसने लिखा हुआ था कि इतने साल हमने राइटिंग के लिए मेहनत की, जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए फिर कंप्यूटर आ गया, हम जस्ट टाइप करके अपना राइटिंग का तो कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल। अब ये दोनों चीज़ें हैं। अब हर जगह पे आप जो है ना लोकेलिटी मैटर करती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ मैटर करती है कि आप किस जगह पे किस नेचर ऑफ जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना भी पड़ जाता है। तो हैंड राइटिंग जो है वो आपकी एजुकेशन का एक हुस्न है। बिल्कुल। तो पेपर जब आप करते हैं, बोर्ड के पेपर होते हैं, एग्जामिनर अब यहाँ पे आप फर्स्ट करें 9th और 10th के, उसमें थ्योरी का भी पोर्शन होता है। बिल्कुल। तो बच्चे जब वहाँ पे पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे जब पेपर चेक कर होते हैं, एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं, तो थाउजेंड्स की तादाद में पेपर होते हैं। तो वो जो पेपर हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होगी तो वो लाजमी टच करेगा उस पेपर को, आराम से पढ़ेगा भी, उसका दिल खुश होगा, मेंटली तौर पर वो रिलैक्स हो जाएगा, पेपर देख के भी खुश हो जाता है एग्जामिनर चेकर जो है, वो फिर उसका जहन में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो हैंड राइटिंग सीखना आजकल स्कूलों में ये प्रैक्टिस नहीं होती। बिल्कुल। हमने तो 10 साल पहले, अपना 15 साल पहले जब हम 5th क्लास में, 4th में, 6th में मैंने खुद जो है ना वो 3 साल तख्ती लिखी है। मुझे याद है अच्छी तरह, वो काजी अहमद हुसैन साहब होते थे, गुरमानी के डांस स्कूल में आते थे, तो हमें पढ़ाते भी थे और जो है ना वो हमें खुद कलमे बना के देते थे। जिस दिन हमारी तख्ती नहीं होती थी ना, वो हमारी खैर नहीं होती थी। स्पेशली वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। अच्छा। तो मुझे जो है ना वो उन्होंने बड़ा पनिश किया है, तो आज हमें उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो आजकल स्कूलों में जो है ना वो प्रैक्टिस बहुत कम होती है, तख्ती का तो कंसेप्ट ही नहीं है। मेरे ख्याल में आजकल जो है ना वो वही उसी पैटर्न पे हम बच्चों को लेके आएँ तो फिर हैंड राइटिंग उनकी इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ अब कुछ स्कूलों ने जी रजिस्टर पर प्रैक्टिस करवा दी है। अब जो तख्ती का जो कंसेप्ट है ना, उसमें बच्चा जो कलम बना के फिर उसको स्लो करके राइट करता है, उसके सिरे बनाने होते हैं, सीन है, शीन है, लाम है, किस हमने लेटर को हमने किस हरूफ तहज्जी को लाइन से ऊपर रखना है, किसको हमने राउंड करना है, तो एक प्रॉपर मेथड से मतलब वो बना रहे हैं। हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। अब अपने स्कूल में जो मैंने प्रैक्टिस शुरू करवाई हुई है कि वो स्टार्ट से ही बच्चे को रिटर्न वर्क इस लिहाज से दिया जाए कि बच्चे का जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होता रहे। अब उसके लिए मैंने एक स्पेशली अपना प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप क्लास 1 तक हमने उर्दू के लिए 4 लाइन नोटबुक यूज़ की हुई है। अच्छा, उसमें यह फ़ायदा होता है कि बच्चे ने अब सीन और शीन नीचे जो उसका गोलाई है उसको करना है,
तो वो बच्चा आसानी से जो है ना वो लाइन से नीचे ना जाए, लाइन से ऊपर ना रहे। ऊपर टीचर जैसे लिख देती हैं ताकि डॉट भी लगा के देते हैं। काफ़ी हेक्टिक काम है। अब 20 बच्चों की नोटबुक्स रोज़ाना डॉट करके देनी एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की इस तरह के पैटर्न से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है। तो अब आप बच्चों को छुट्टियां करके बैठ गए हैं, मतलब आप बच्चे भी खुश होंगे कि घर में खेलेंगे कूदेंगे। तो बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या रिकमेंड करेंगे आपके? मैं ये मैसेज आज भी जब हमने बच्चों को छुट्टियां दी हैं, अब हमने 3-4 दिन ठहर के छुट्टियां दी हैं बच्चों को, तो रोज़ाना यही बात होती है जब स्कूल में छोटे बच्चे जो है ना वो आ जाते थे, सर जी हमें छुट्टियाँ दें, हमें छुट्टियाँ दें। मैंने कहा बेटा आप अब तो खुश हैं, लेकिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप फिर कह रहे होंगे जी हमने स्कूल जाना है, हमने स्कूल जाना है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमें उनकी याद आ रही है। तो फिर पेरेंट्स को आप कहेंगे हमने स्कूल जाना है। तो पेरेंट्स में बेचारे जो है वो 10 दिन बाद जो है ना वो सैचुरेट हो जाते हैं कि कब स्कूल खुलेंगे। पहले तो जल्दी होती है छुट्टियाँ होने की, क्योंकि हमें पता है कैसे हमने बच्चों को संभाला होता है। तो बिल्कुल छुट्टियों में मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को कि जो बच्चों को वर्क दिया गया है वो बच्चे अपना उसको स्टेप बाय स्टेप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने टाइम को फिक्स करें, उसमें चीज़ों को डिफ़ाइन करें कि हमने क्या सीखना है, क्या नया सीखना है। उसके जो बच्चों ने सिलेबस पढ़ लिया है उसको भी सीखें, जो उनको होमवर्क मिला है उसके अलावा भी बच्चे जो है ना और चीज़ें पेरेंट्स में आजकल टाइम मैनेज करना पड़ता है। पेरेंट्स आजकल टाइम नहीं देते बच्चों को, तो जो पेरेंट्स टाइम देते हैं उनका रिजल्ट, उनका रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। वो पता चल रहा होता है कि बच्चे पे मेहनत हो रही है। अब बच्चा स्कूल में आता है सिर्फ 5-6 घंटे, उसके बाद बच्चा घर है। अब ट्यूशन पे भी बच्चा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटे में, अब 6 सब्जेक्ट हैं बच्चे का 2 क्लास 3 क्लास में, तो 6 सब्जेक्ट को हम 1.5 घंटे में डिवाइड करें तो 10-15 मिनट बनते हैं एक सब्जेक्ट के। उसमें बच्चा क्या करेगा, रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा, टेस्ट देगा, लिखेगा, क्या करेगा। मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम टाइम 2 घंटे फर्स्ट टाइम फिक्स कर लें, 2 घंटे जो है ना वो सेकंड टाइम फिक्स कर लें, तो बच्चा उस टाइम पे फिर बैठे। हाँ उसमें आप बच्चे ने ब्रेक लेनी है वो ब्रेक ले ले, जैसे स्कूल में ब्रेक होती है। बच्चा 1 घंटे बाद थक गया तो वैसे ये ह्यूमन नेचुरल फिनोमेना है कि आप 40 मिनट आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में जो टाइम टेबल होता है पीरियड को 40 मिनट्स होता है, उससे कम होता है 40 ये एक मतलब एक ऑथेंटिक है। हाँ जी, ये नेचुरल लॉजिक है बिल्कुल। तो बच्चे जो है ना वो स्कूल घर में, अब छुट्टियां तो होती हैं गर्मियों की, बच्चे फिर जो है ना वो कोई के अपना घर से बाहर होते हैं वो गर्मी के वक्त। अब ये नहीं कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं, माई भी कह रहे होते हैं, लेकिन बच्चे किसके कहाँ सुनते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ बच्चों के इस हवाले से सख्ती करें। बच्चों की हेल्थ जो है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चे गर्मी की वजह से बच्चा बाहर जाए तो उसके हीट स्ट्रोक की वजह से उसकी हेल्थ का कोई इशू बन जाए, ये एक सीरियस कॉज है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कह रहे थे मलिक साहब अपने बच्चों की सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो मैं एक मतलब फिर से अपने कज़न और एज ए मेंटोर एज ए टीचर मतलब फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने हमसे चंद एक लम्हात में हमें इतना खुश कर दिया। तो भी आप इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए माइंडफुल रिफ्लेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।